मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के आईटी सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे। क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय पीएम मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे। और बात बस बीजेपी आईटी सेल तक नहीं है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो एनआई का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है, इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है, गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी आईटी सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने ही दी है। और बीजेपी के नेताओं पर होंगे जिन्होंने इतनी गंदी गालियां इतने सालों से दी और पार्लियामेंट के अंदर भी दी है। कल शाम में सोचिए, कल शाम जब मैं कह रहा हूं मतलब 31 जुलाई के दिन अभिजीत दीपके ने शाम में एक वीडियो बनाया और उसने कहा कि क्या इस देश में जो छात्राएं हैं, जो स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, जो जंतर मंतर पर धरने में शामिल हुई और उन्होंने कुछ प्रधानमंत्री को अपशब्द कह दिए, तो क्या उसके पीछे टीवी अखबार छोड़ दिया जाएगा, मीडिया छोड़ दिया जाएगा? सोचिए, नाबालिग बच्ची पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया, जबकि कानूनन नाबालिग बच्ची पर एफआईआर दर्ज नहीं होता है। और दर्ज कराने का जो दावा किया उस महिला ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं। आपको बता दें वो आरएसएस से भी जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो ये भी दावा कर रही थी कि मैं सुप्रीम कोर्ट की वकील हूं। और क्या पुलिस ने ये जांचने की कोशिश नहीं की कि वो जुवेनाइल हैं और एफआईआर कर लिया? इसका मतलब है कि क्या जो सत्ता वाले लोग हैं, ये एफआईआर यूपी में हुआ, तो क्या बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी के कार्यकर्ता, आरएसएस के कार्यकर्ता जब चाहे, जहां चाहे, जिस पर चाहे एफआईआर करा दें? ये एक बड़ा सवाल है जिसको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा कि क्या एफआईआर कराकर सबको चुप कराया जा रहा है। और सवाल है कि जुवेनाइल पर एफआईआर कैसे दर्ज हो सकता है। ये जयपुर डायलॉग का शख्स है, इसने तो बाकायदा नाम, पता, एड्रेस सब डाल दिया। सुधीर चौधरी सबसे बड़े पत्रकार एक जुवेनाइल के वीडियो डालते हैं। ये सब कुछ हुआ, उसके बाद अभिजीत दीपके ने एक वीडियो बनाया। तो अभिजीत दीपके का जैसे ही वीडियो आता है पूरे देश में हंगामा मच जाता है। 5 मिलियन उनके अपने, उनका जो इंस्टाग्राम है उस पर 5 मिलियन उनके फॉलोअर्स हैं। और जो कॉकरोच जनता पार्टी का वीडियो है उस पर लगभग 26 मिलियन फॉलोअर्स हैं। उसके बाद ठीक रात के 11 बजे प्रधानमंत्री आते हैं और उन्होंने कहा कि बच्चियों ने गालियां दी हैं, मेरी मां को गाली दी है, हम लोग दुखी हैं, लेकिन उनको माफ कर दीजिए। उसके बाद क्या था? प्रधानमंत्री की अपनी बयान, जर्सी गाय, विधवा, उसके बाद उनके और भी कुछ बयान है, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये सब सोशल मीडिया पर तैरने लगा। उसके बाद बीजेपी के इस प्रवक्ता का टेलीविजन चैनल पर किसी दूसरे नेता को मां की गाली देना, बीजेपी के इस पुराने नेता का मंच से मां की गाली देना, यहां तक कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विधानसभा में दूसरे लोगों को गाली जैसे शब्द का इस्तेमाल करना, टट्टे कहना, ये सब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। तो सोचिए, ये अभिजीत दीपके लगातार सरकार पर भारी पड़ रहे हैं। संसद में रामदास अठावले जो सरकार के मंत्री हैं, सोशल जस्टिस मंत्री, उन्होंने कहा कि अभिजीत दीपके बहुजन समाज के हैं, हमारे ही समाज के हैं और शानदार युवा है। अभिजीत दीपके मेरे तो समाज का है, अभिजीत दीपके अम्बेडकरवादी भी है। तो अभिजीत दीपके को किसी नेता की तारीफ की जरूरत नहीं है, किसी मीडिया की तारीफ की जरूरत नहीं है। सोचिए, जिस अभिजीत दीपके को भारत के टेलीविजन अखबार ने सोशल मीडिया का उपज कहा, अभिजीत दीपके के घर वालों पर, सोचिए, एक तिवारी नाम के एक्टिविस्ट ने अभिजीत दीपके के आमदनी की जांच की मांग की है। कहना है कि उनके पिताजी 65,000 कमाते थे, वो कैसे विदेश पढ़ने चले गए। सोचिए, कोई लोन लेके अपने बच्चे को विदेश भी नहीं भेज सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कॉकरोच का बयान आया, उसके बाद अभिजीत दीपके बोस्टन यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और देश में वो वायरल हो गया।
बाद में उनके इंस्टा अकाउंट को भी खत्म कर दिया गया था। बाद में हाई कोर्ट से लड़कर वो अकाउंट फिर आया। लेकिन अभिजीत दीपके यहीं नहीं रुके और वो बोस्टन यूनिवर्सिटी से सीधे दिल्ली आ गए, जंतर मंतर पर धरना शुरू कर दिया। तब भी लोगों ने मजाक उड़ाया कि अरे ठीक है, सोशल मीडिया पर लोगों ने फॉलो कर लिया, इसका मतलब थोड़ी कि सड़क पर आ जाएंगे। अभिजीत दीपके के साथ सोनम वांगचुक आए, उन्होंने हंगर स्ट्राइक किया। अभिजीत दीपके ने कभी झूठ नहीं बोला। अभिजीत दीपके ने कहा कि मुझे माइग्रेन की समस्या है, मैं ज़्यादा भूखा रहूंगा तो मैं मर जाऊंगा। अभिजीत दीपके ने कभी झूठ नहीं बोला, कोई बरबोला बात नहीं कहा कि मैं कोई बहुत बड़ा जेम्स बॉन्ड हूँ। अभिजीत दीपके ने कहा कि मैं एक साधारण परिवार का आदमी हूँ, मुझे भी अपना करियर बनाना है, लेकिन जो देखा हालात वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अभिजीत दीपके ने कभी नहीं छुपाया कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। अभिजीत दीपके ने कभी नहीं छुपाया कि मैं जय भीम बोलने में विश्वास रखता हूँ। अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर एक इंटरव्यू में भी कहा कि सोचिए लोग कितने नाराज हैं, मैं जब सो के नहीं भी उठता हूँ तब भी लोग कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो। अभिजीत दीपके ने पुलिस वाले के पैर पकड़े। अभिजीत दीपके ने कि टेंट लगाने दो, कभी ईगो नहीं दिखाया। वो सड़कों पर बैठ के कभी पूरी कचौड़ी खाते हुए दिखे, किसी से एरोगेंटली बात नहीं की। और उस शख्स की ताकत का अंदाजा लगाइए कि सारे टेलीविजन चैनल उसका इंटरव्यू चाहते हैं। एक इंटरव्यू भी आज तक चैनल को दिया है अभिजीत दीपके ने। एग्जैक्टली जिस तरह के लॉजिकल उनके बयान हैं, ऐसा लगता है जैसे एक मसा हुआ नेता हो। वो साफ पूछ रहे हैं कि आखिर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर एफआईआर क्यों नहीं होता है। वो भी तो सरेआम गालियां देते हैं। अभिजीत दीपके कोई अननोन नहीं है, वो भारत में रह चुके हैं, 10+2 यहीं से किया है, आम आदमी पार्टी के लिए काम भी कर चुके हैं, इसको भी नहीं छुपाया। तो सोचिए अभिजीत दीपके एक आम भारतीय जेनजी है, युवा है, जो लगातार सरकार के स्कूल, अस्पताल, पढ़ाई लिखाई की खबरें देख रहा था। अभिजीत दीपके ने मंचों से कहा कि इस देश को कब तक आप धर्म के नाम पर चलाएंगे, धर्म के नाम पर रोजगार नहीं मिलता है। अभिजीत दीपके ने मन से कहा था कि जब मैं अमेरिका जा रहा था तब भी मेरी मां नहीं रोई थी, क्योंकि उनको इतना नहीं रोई थी जितना मैं भारत आ रहा था तब मेरी मां रोई, क्योंकि उनको पता था कि पुलिस मुझे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन सरकार को भी लगता था कि क्या कर लेगा अभिजीत दीपके। उसके बाद जब सोनम वांगचुक को डिटेन किया गया, अस्पताल में डाल दिया गया, अभिजीत दीपके ने भूख हड़ताल भी किया, धरने पर बैठे। 20 जुलाई को वो ट्रक पर सवार थे, जहां लांबा एक जो अधिकारी थे किस तरह से उसको बुला रहे थे कि नीचे आओ। वहां के लोग कह रहे थे कि नीचे मत आना, माइक तोड़ दी गई। उसके बाद भी अभिजीत दीपके जाकर मंच पर डटे। ऐसे समय में जब तमाम विपक्षी दल के सांसद और एमएलए लाइन लगाए हुए हैं बीजेपी में जाने के लिए, जब अमित शाह को चाणक्य कहा जा रहा है, जब पूरा देश का टीवी अखबार सरकार के साथ है, इस देश के सबसे बड़े राज्य पर बीजेपी राज कर रही है, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने लगभग सरेंडर कर दिया था, उसके बाद किसी ने अगर मोर्चा खोला तो उसका नाम था अभिजीत दीपके। आपको लगता है जिस दौर में इस सरकार से सोशल मीडिया पर लोग सवाल नहीं पूछते हैं, टीवी अखबार ने सरेंडर कर दिया है। ठीक कहा अभिजीत दीपके ने। क्या आप बताइए ना, कहां से न्याय की उम्मीद है? चुनाव आयोग से, जुडिशियल सिस्टम से? कॉकरोच शब्द कहां से आया था? तो वो तमाम सवाल जो एक आम दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के दिमाग में है, वो सारे सवाल अभिजीत दीपके बोल रहा है। मुझे लगता है अभिजीत दीपके को काफी संख्या में इंटरव्यू देना चाहिए ताकि उनका राय सामने आए, एक मंझे हुए नेता की तरह। सोचिए चंद्रशेखर आजाद से वो मिलने गए, चंद्रशेखर आजाद आंदोलन में आए और भीड़ आई, जनसैलाब आया। अभिजीत दीपके को लगता था कि उसने बड़ी जिम्मेदारी ले ली है, और उसके बाद जो जनता का समर्थन मिला, आज हालात ये हैं कि अभिजीत दीपके का एक सोशल मीडिया पर वीडियो और प्रधानमंत्री को वीडियो बनाना पड़ता है। अगर अभिजीत दीपके ने वीडियो नहीं डाला होता तो इस मासूम बच्ची, जिसकी हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं, जिसके पीछे इस देश का तमाम टीवी अखबार, पूरा राइट विंग पड़ा हुआ था, 15 साल की बच्ची पर एफआईआर दर्ज करा दिया गया। उस बच्ची के सामने उस साथ अभिजीत दीपके खड़ा हुआ और उसका नतीजा है कि प्रधानमंत्री को आकर कहना पड़ा। सुधीर चौधरी कह रहे हैं प्रधानमंत्री के वीडियो आने के बाद कि देखिए अभिजीत दीपके का कद कितना छोटा हो गया। सोचिए एक बहुजन समाज, दलित समाज से आने वाला स्टूडेंट जो जेनजी है, वो इस देश में संवैधानिक अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है।
अब उसके माता पिता को टारगेट किया जा रहा है। मैं कह रहा हूं इस देश में बहुजन होना आसान है क्या? सोचिए, यूजीसी के प्रोटेस्ट के दौरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह को कैसी कैसी भद्दी गालियां दी गई। इस देश में जननायक कर्पूरी ठाकुर को क्या कहा गया कि ये आरक्षण कहां से आई, डैश डैश की मां, उनकी मां को गाली दी गई। इसी देश में कहा गया मोहन यादव को, जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, लालू यादव को जाके अपनी भैंस चढ़ाओ। ये गालियां नहीं थी, ये जाति सूचक अपमान नहीं था। और पिछले 12 साल से सबसे ज्यादा गाली देने वाले किस संगठन के लोग हैं, किस पार्टी के लोग हैं, किस दल के लोग हैं, किसका आईटी सेल है? ये किसी से छुपा हुआ है क्या? लेकिन चलिए, इस बार मोर्चा महिलाओं ने संभाला है, तो अभिजीत दीपके का एक एक वीडियो प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए मजबूर करता है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को एक ऐसा युवा नेता मिला है जो पढ़ा लिखा है, जिसने अपना बोस्टन की पढ़ाई छोड़ के भारत में आया है, जिसके पास तर्क है, वो अंग्रेजी बोल सकता है, लॉजिकल है, संविधान की समझ है, और सबसे बड़ी बात, वो रीढ़ वाला छात्र है। हमें ऐसे ही लोगों को संसद और विधानसभा में भेजना चाहिए, जो समाज के लिए लड़े, जो देश के लिए लड़े, और जिसके लिए संविधान, देश, समाज, ये पूरा भारत एक जैसा हो। मैं फिर कह रहा हूं, अभिजीत दीपके एक नायाब हीरा है, जिसने साबित कर दिया कि डर के आगे जीत है। सोचिए, एमएलए एमपी लाइन लगाए हुए थे कि बीजेपी में जाना है, उस दौर में अभिजीत दीपके सामने आते हैं और उन्होंने साबित किया कि अगर आप न्याय के साथ हैं, संविधान के साथ हैं, तो जनता आपके साथ खड़ी होगी। खैर, आने वाला समय तय करेगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, अभिजीत दीपके ने जो किया है, वो 12 साल में लगभग लोगों ने, ऐसे वक्त में जब लोगों ने सरेंडर कर दिया था, बीजेपी आईटी सेल से लोग उलझते नहीं थे। टीवी अखबार सरकार के साथ है, सारा तंत्र सरकार के साथ है। उसके बाद जिस तरह से अभिजीत दीपके ने बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर और भारत के नागरिकों के लिए, भारत के युवाओं के लिए जो आंदोलन चलाया, वो काबिल तारीफ है। अभिजीत दीपके बेलौग खुलकर कहते हैं कि जुडिशियल सिस्टम में बहुत सुधार की जरूरत है। अभिजीत दीपके खुलकर कहते हैं कि चुनाव आयोग की अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म हो रही है। ये सारे सवाल विपक्ष के नेताओं को उठाने चाहिए थे, जो सवाल अभिजीत दीपके उठा रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात कि अब इंस्टा और तमाम युवा और महिलाओं ने और देश ने उस पर भरोसा करना शुरू किया है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। क्या देश के संसद में ऐसे युवाओं की जरूरत नहीं है जो जेनजी हों? सच दिल पर हाथ रख के बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।